हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री दैट हैज़ अचीव्ड 100% टारगेट ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19? देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने कोविड-19 की पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि अपनी अडल्ट पॉपुलेशन को कोविड-19 की फर्स्ट डोज दे दी है। डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इंडिया टुडे, आउटलुक इंडिया, मिंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू एडमिनिस्टर फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन टू 100% अडल्ट पॉपुलेशन। इसके अलावा जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया कि हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जो भी हिमाचल प्रदेश के कोविड वॉरियर्स हैं, मेडिकल फर्टर्निटी है, कि उन्हीं की वजह से फर्स्ट डोज 100% कंप्लीट हो पाई हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है पूरे भारत का जिन्होंने कि जो भी इनकी एलिजिबल 18+ पॉपुलेशन है 100% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है। हिमाचल प्रदेश में 54.22 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 18+ की कैटेगरी में हैं, तो उन्हें फर्स्ट डोज लग चुकी है। इसके अलावा 16,93,373 लोग ऐसे हैं जिन्हें कि सेकंड डोज भी लग चुकी है। और हमारे इंडिया का जो नेशनल एवरेज है फर्स्ट डोज का वो है 48.1%। इसके अलावा ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेडलाइन रखी गई है नवंबर 30 की, 30 नवंबर 2021 तक सभी को सेकंड डोज लगा दी जाएगी। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल सबसे पहले 100% किसने कंप्लीट की थी फर्स्ट डोज, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। As per the report for WPR estimates for 2019-20, what is the worker population ratio of Himachal Pradesh which is highest among the states? 2019-20 के लिए WPR अनुमानों की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश का श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है जो राज्यों में सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो पूरे इंडिया में सभी राज्यों में सबसे अधिक है और ये है ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर 70.5%। सबसे पहले अगर हम समझें कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो होती क्या है, देखिए जो भी हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाई जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी जो हम रेशो निकालते हैं उसे कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन पॉपुलेशन या फिर द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड, इसको कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस को दिखाने के लिए, और इसे कलेक्ट किया जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा, और इसे कंडक्ट कराया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम के अंतर्गत। वर्ष 2017-18 से इसे शुरू किया गया था और इस बार का जो है 2019-20 का रिलीज़ किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 है वर्कर पॉपुलेशन रेशो में, तो 70.5% है हिमाचल प्रदेश का WPR, और पिछली बार था 63.9%, अब हो चुका है 70.5%, तो यानी कि इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा जो हमारा नेशनल एवरेज है वो है 50.9%। और ओवरऑल बात की जाए, ये तो स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश टॉप में था, ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल टॉप में है हमारी यूनियन टेरिटरी दादर नगर एंड हवेली, इसका है 72.2%, याद रखिएगा। और सबसे लोएस्ट है बिहार का 39.7%। Which district of Himachal Pradesh got second place in the country in implementation of प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर 2020-21? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020-21 को लागू करने में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? हाल ही में हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन की थी, उसमें डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में टॉप में कौन था, और जो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में टॉप में था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए, वही डिस्ट्रिक्ट सेकंड नंबर पर है हमारे इंडिया में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऊना। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में टॉप पे है और पूरे कंट्री में, पूरे भारत में सेकंड प्लेस पर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020-21 में। बात करें इस स्कीम के बारे में, तो वर्ष 2010 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। उस समय इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। 2017 में इसका नाम चेंज किया गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रखा गया। इस योजना के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान करवाने वाली माताएं हैं उन्हें 3 किश्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। पहली किश्त जब वो पंजीकरण करवाती हैं तो 1,000 रुपये दिए जाते हैं, दूसरी किश्त गर्भधारण के 6 महीने बाद 2,000 रुपये दिए जाते हैं, और तीसरी किश्त बच्चे का जब टीकाकरण का प्रथम चक्कर पूरा होता है उस समय 2,000 रुपये दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा 3 किश्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं।
हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द अंडर 40 वेट कैटेगरी इन 32nd स्टेट लेवल जूडो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाई हिमाचल प्रदेश जूडो एसोसिएशन। हिमाचल प्रदेश जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित 32वीं राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप में अंडर 40 भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, रिया ठाकुर। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है रिया ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश जूडो एसोसिएशन द्वारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो कि शिमला में है, वहाँ पर 32nd स्टेट लेवल जूडो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। 3 दिन तक ये चैंपियनशिप चली, जिसमें कि अंडर 40 वेट कैटेगरी में रिया ठाकुर ने गोल्ड मेडल जीता और अंडर 70 वेट कैटेगरी में मधु शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता। और अब ये दोनों ही नेशनल चैंपियनशिप में जाएंगी और हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा जो मधु शर्मा है, ये इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो कि असम के गुवाहाटी में हुई थी, वहाँ पर भी इन्होंने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था और इनका चौथा स्थान था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इयान मैक्लियोड डिस्टिलर्स अ डिस्टिलरी ऑफ स्कॉटलैंड विल सेट अप इट्स डिस्टिलिंग यूनिट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्कॉटलैंड की एक डिस्टिलरी इयान मैक्लियोड डिस्टिलर्स अपनी डिस्टिलरी इकाई स्थापित करेगी? काफ़ी फेमस कंपनी है ये विस्की वगैरह की। तो ये अपनी अब ये एक डिस्टिलरी लगाएगी, तो ये लगाएगी ऊना डिस्ट्रिक्ट में। अभी अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट भेजा गया है, नाम याद रखिएगा, इयान मैक्लियोड डिस्टिलरी। 52 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट इनका लगाया जाएगा और मैक्सिमम चांस है कि इसे अप्रूवल मिल जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ऊना जिला के पंडोगा में इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। इन द मेमोरी ऑफ विच फॉर्मर हॉकी प्लेयर स्टेट लेवल हॉकी कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी की स्मृति में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इनकी स्मृति में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी, उसके बाद जो भी खिलाड़ी अच्छा करेंगे उन सभी को सिलेक्ट करके राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसके अलावा 29 अगस्त को हर वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था यूपी के प्रयागराज में, और वर्ष 2012 से हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को। इस दिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे के सारे अवार्ड दिए जाते हैं। वर्ष 1922 में ध्यानचंद जी ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और तीनों के तीनों इन ओलंपिक्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था और 1936 में ये कैप्टन भी थे इंडियन टीम के। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ टॉप द ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 ईज 3.0 अवार्ड्स? देखिए, ईज रिफॉर्म इंडेक्स 2021 यानी कि इन्हें ई 3.0 अवार्ड भी कहते हैं, तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी में किस बैंक ने टॉप किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारी यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा ईज 3.0 अवार्ड ये लॉन्च दिए गए। इसके अलावा रिफॉर्म्स एजेंडा कार्ड ईज 4.0 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इसे भी लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, अवार्ड्स दिए गए हैं ईज 3.0 के और रिफॉर्म्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं ईज 4.0 के। ओवरऑल कैटेगरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि एसबीआई बैंक ने टॉप किया है और नंबर 2 पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 3 पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द बेसलाइन परफॉर्मेंस ये अवार्ड दिया गया इंडियन बैंक को। अगर हम थीम वाइज बात करें तो स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया। टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग, एसबीआई बैंक ने टॉप किया। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रूडेंट बैंकिंग, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया। और गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर, इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप किया। और डीपनिंग एफआई एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, इसमें भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप किया। थीम वाइज याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो एसबीआई क्लर्क का मेन एग्जाम था उसमें थीम पूछी गई थी और सभी कैंडिडेट्स मेरी तरह भी कुछ थे जिन्होंने कि डायरेक्ट यही याद किया था कि ओवरऑल किसने टॉप किया और थीम याद नहीं की थी और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया फिर याद। Who was appointed as the head of the newly formed committee on developing a web platform for streamlining the appeal filing for direct and indirect taxes? देखिए, हमारे दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो उनके लिए एक वेब प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि स्ट्रीमलाइन यानी कि अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से जो भी अपील है वो फाइल की जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है, तो कमेटी के हेड कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
आशीष श्रींदोनकार, ये हैं आशीष श्रींदोनकार और इन्हें इस कमेटी का हेड बनाया गया है। Which stadium was renamed as Neeraj Chopra Stadium to mark the contribution of India's Olympic gold medalist नीरज चोपड़ा? भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के योगदान को चिन्हित करने के लिए किस स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है? आप सभी जानते होंगे नीरज चोपड़ा को कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। तो जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम है पुणे का, अब उसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। Which vehicle number registration series is newly introduced by the Indian government that avoids the registration of vehicles during interstate use? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि इंटरस्टेट ट्रैवल करना पड़ता है काफ़ी टाइम के लिए, या फिर वो शिफ्ट होते रहते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक यूटी से दूसरी स्टेट यूटी। तो उनके जो व्हीकल नंबर हैं अब उन्हें बार बार चेंज ना करना पड़े, तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक नई सीरीज़ लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या रखा गया है? BH सीरीज, भारत सीरीज़। तो हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, तो उनके द्वारा न्यू व्हीकल नंबर रजिस्ट्रेशन सीरीज लॉन्च की गई जिसका नाम है भारत सीरीज़, यानी कि BH सीरीज़। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक स्टेट से दूसरी यूटी, एक यूटी से दूसरी यूटी में शिफ्ट करता है तो उन्हें री रजिस्ट्रेशन करवानी नहीं पड़ेगी अपने व्हीकल्स की। इस तरह की ये नंबर प्लेट होगी, इसमें ये होगा ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमारी BH सीरीज़ भारत सीरीज़, ये कार नंबर होगा और यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट लेटर लिखे जाएंगे, AA BB AC, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे लास्ट में 2 लेटर्स में। हमारी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर जो कि है महाराष्ट्र में, और इसके लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह। Recently, which hospital has become the first hospital in India to house a fire station inside the hospital premises? देखिए, एक हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा ये हॉस्पिटल है और उसी के अंदर ही एक फायर स्टेशन बना दिया गया है अब, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो इधर उधर नहीं जाना पड़े। तो ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये है हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, यानी कि एम्स दिल्ली। What is the rank of India as per first edition of the Global Decentralized Finance Adoption Index? वैश्विक विकेंद्रीकृत वित्त दत्तक ग्रहण सूचकांक के पहले संस्करण के अनुसार भारत का रैंक क्या है? याद रखिएगा, पहली बार ये सूचकांक दिया गया है तो भारत का रैंक है नंबर 6। पहली बार ये इंडेक्स जारी किया गया है और इसे जारी किया गया है चेन एनालिसिस के द्वारा। इसमें सिर्फ ये याद रखिएगा कि इंडिया का रैंक 6th प्लेस पर है और टोटल 154 कंट्रीज़ को एनालाइज किया गया। टॉप पर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पर वियतनाम, थर्ड पर थाईलैंड। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च्ड आनंदा मोबाइल ऐप टू रजिस्टर न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज बेस्ड ऑन eKYC। इस ऐप का नाम इस तरह से पढ़िएगा, आनंदा, आनंद मत पढ़िएगा, क्योंकि जब आप इसकी फुल फॉर्म बनाएंगे या याद करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। मोबाइल ऐप का नाम है आनंदा। तो इसे लॉन्च किया गया है LIC इंडिया के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके जरिए क्या किया जाएगा कि अगर कोई भी न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है तो उसकी जो eKYC है अब मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही की जाएगी, इस ऐप के थ्रू ही की जाएगी। और LIC के जो चेयरमैन है MR कुमार, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप का नाम याद रखिएगा, आनंदा नाम है और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। हु इज़ अपॉइंटेड एज CEO ऑफ बार्क इंडिया? बार्क इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बार्क की फुल फॉर्म क्या है? ये है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है ये है ब्रॉडकास्ट एटॉमिक रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 नकुल चोपड़ा। ये है नकुल चोपड़ा और इन्हें CEO बनाया गया है बार्क इंडिया का। अच्छा, ऑप्शन 4 जो है सुनीत शर्मा, ये कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है ये सुनीत शर्मा। अब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स की कि किन किन ने कौन कौन सा मेडल जीता। नंबर 1 है हमारे शूटर हैं अवनी लेखरा और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। पहली बार किसी ऐसी महिला ने ये कार्य किया है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। इनकी कैटेगरी थी वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 और ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। सेकंड पर है जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है इन पैरालंपिक्स में और इनकी कैटेगरी थी F64 कैटेगरी। एक बार और याद रखिएगा कि इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 68.55 मीटर का और ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। नंबर 3 पर है डिस्कस थ्रोवर योकेश कथुनिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। डिस्कस थ्रोवर याद रखिएगा और ये दिल्ली के रहने वाले हैं।
नंबर 4 पर हैं देवेंद्र जजारिया। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेन जेवलिन थ्रो में F46 फाइनल में। इनकी कैटेगरी थी F46 और जिन्होंने कि पीछे गोल्ड जीता था उनकी F64 थी, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। और राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अगले हैं सुंदर सिंह गुर्जर और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इन्होंने भी F46 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है निषाद कुमार, उन्ना जिले के अंब के रहने वाले हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में T47 कैटेगरी में। नेक्स्ट है भाविना पटेल, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है और ये फर्स्ट वुमेन बनी है पैरा टेबल टेनिस में जिन्होंने कि इंडियन वुमेन पहली बार जिन्होंने कि पैरा टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है और ये गुजरात की रहने वाली हैं। इसके अलावा एक थे विनोद कुमार जिन्होंने कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उनका वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप टेलीग्राम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।